अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 के हवाले से। और आज हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो हम पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र हमारे पास है दैट इज़ अमोनिया। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से कि what are their uses, या what is the role of nitrogen in growth, या what is the importance of nitrogen in the growth of plants। ठीक है, तो इसके अंदर आप इसी जो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, इसमें से आप यही 3 पॉइंट्स इसके लिखेंगे कि इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड इट इन्हांसेस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अच्छा आज हम स्टार्ट करते हैं अमोनिया से कि 3 हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो पढ़ने हैं वो है अमोनिया है, यूरिया है और अमोनियम नाइट्रेट है। तो अमोनिया से स्टार्ट लेते हैं। अमोनिया इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, या हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ये प्रोवाइड करता है सॉइल को। इट कंटेन्स अबाउट 82% नाइट्रोजन। ठीक है, और ये परसेंटेज आपको निकालनी आती है। आई थिंक कि मैंने पिछली जो वीडियो आपको भेजी है उसके अंदर भी आपने नाइट्रोजन कैलकुलेट करने की देखी होगी, फार्मूला देखा होगा कि इसमें आपने नाइट्रोजन कितने एटम्स एक फार्मूला के अंदर मौजूद हैं। अब जिस तरह अमोनिया के अंदर 1 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 1 टाइम्स लिखेंगे, यानी 14 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 17 है, तो 14 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपके पास 82% 82 आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इट कंटेन्स। ठीक है, अमोनिया ये वाहिद नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और इसको हम तक के यूज़ कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग इट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर ये तकरीबन 6 इंचेस डीप इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये सीप आउट ना हो जाए, यानी गैस की फॉर्म में वापस ना निकले, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये गैस होता है और -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में ही इसको इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स सिवाय कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट के, ये सब जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं इन तीनों के अलावा वो सब सॉइल को एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, इस सॉइल एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन फर्टिलाइजर्स के साथ लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह के साथ हमें लाइम ऐड करना पड़ता है। रेगुलर इंटरवल्स के अंदर सॉइल के अंदर लाइमिंग करनी पड़ती है उसकी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करना पड़ता है ताकि उसकी पीएच मेंटेन रहे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम अगले फर्टिलाइज़र की तरफ आते हैं, दैट इज़ यूरिया। यूरिया पे लॉन्ग नोट आ जाता है। ठीक है, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ यूरिया जो है वो आपकी बुक में मेंशन है। इसकी मैंने आपको वीडियो भी पहले भेजी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी और आपने देख लिया होगा कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। उसी मेथड से हम भी इसकी भी नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं एक फार्मूला के अंदर। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, तो 14 + 14 28 हो गया, डिवाइडेड बाय 60 जो इसका टोटल मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 46 आंसर आ जाएगा। तो ये सॉलिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन सोर्स है। ठीक है, 46% नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर तक इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये वो हाईली वाटर सॉल्युबल है और प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के जो स्टेप्स हैं वो पहले हम हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं। आपकी बुक में ये 2 स्टेप्स, ये वाला स्टेप मेंशन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की तैयारी। जबकि मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी उसमें आपने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं और हाइड्रोजन हम प्रिपेयर करते हैं एयर से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एयर से जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कंबाइन किए जाते हैं और अमोनिया तैयार की जाती है। सेकेंड स्टेप आ जाता है कि अमोनिया तैयार करना। अमोनिया भी हमने तैयार की। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप अमोनियम कार्बोनेट तैयार करना है और फोर्थ स्टेप जो है यूरिया प्रिपेयर करना। सेकेंड लास्ट स्टेप में कंसनट्रेट करेंगे इसको यूरिया को और आखिर में इसकी प्रिलिंग कर लेंगे, यानी बॉल्स बना लेंगे छोटी छोटी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे तैयार करनी है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्साइनिंग करके या उसको बर्न करके हम कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं। फिर अमोनिया हम तैयार करते हैं बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर
और उनको हम हाई टेम्परेचर प्रेशर पर कंबाइन कर देते हैं। थर्ड स्टेप अमोनियम कार्बामेट से यहाँ स्टार्ट लेंगे कि आपने वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब तैयार कर ली तो इनको आप मिक्स करेंगे 1:2 की रेशो में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स अमोनिया। ठीक है, ये रिएक्टर के अंदर डाला जाता है और उस रिएक्टर के अंदर ये आपस में रिएक्ट करके दोनों अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। अमोनियम कार्बामेट इज अ कंपाउंड NH2 COO ठीक है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर, अच्छा ये जो है रिएक्शन, इसके अंदर इन्होंने यहाँ कंडीशंस मेंशन नहीं की, आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 180 से 210 डिग्री सेल्सियस और 150 बार प्रेशर हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर यहाँ पे यूज़ होगा और टेम्परेचर यूज़ होगा, तो ये अमोनियम कार्बामेट बनेगा। रिएक्टर के अंदर हमने ये प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस्ड फॉर्म में यानी अंडर हाई प्रेशर अंदर बल्कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर से पास करते हैं और अमोनिया गैस को नीचे से। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में जब अमोनियम कार्बामेट तैयार हो गया तो अगले स्टेप में सिर्फ हमने अपने इसको हीट करना होता है। इस एरो के ऊपर हीट आएगा तो इसमें से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा जबकि यूरिया वापस रह जाएगा। अब अगर आप देखें तो अमोनियम कार्बामेट में यहाँ पे NH4 है तो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ से और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये यहाँ से, तो ये वाटर यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, तो बाकी रह जाता है NH2COO NH2 दैट इज़ यूरिया। ठीक है, तो यूरिया इस तरह से प्रिपेयर कर ली जाती है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन जो यूरिया हमने तैयार किया एवेपोरेटर सेक्शन में, वाटर एवेपोरेट करने के बाद जो कि एवेपोरेशन की जाती है आमतौर पे स्टीम के ज़रिए अंडर वैक्यूम। ठीक है, तो ये 2 बार किया जाता है। बार बार करने से क्या होता है कि जितना भी वाटर इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एवेपोरेट हो जाता है और तकरीबन 99.7% यूरिया जो है मोल्टन फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ये मोल्टन फॉर्म में जो यूरिया आता है इसको हम यहाँ से पंप करके निकालते हैं पाइप्स के ज़रिए और प्रिलिंग टार में भेज देते हैं। प्रिलिंग टार ये वही टार है जो आपको यहाँ पे करीब जो आपके FFC है और फातिमा फर्टिलाइज़र उसमें आपको लंबा सा एक टावर दूर से नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ द प्रिलिंग टार। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको उसके टॉप से नीचे गिराते हैं। ठीक है, इस मोल्टन यूरिया को, और ये प्रिलिंग बकेट्स में के ज़रिए ऊपर से नीचे गिराते हैं और नीचे से ऊपर जो होता है वो एयर, बड़े बड़े फैंस के ज़रिए एयर जो है नीचे से कूल एयर जो है ऊपर की तरफ पास की जाती है काउंटर करंट प्रिंसिपल पर। तो ऊपर से जो मोल्टन यूरिया नीचे आ रहा होता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते प्रिल्स या मोतियों की तरह छोटे छोटे दानों में छोटे छोटे उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मोल्टन, वो प्रिल्स या गोलियों की सूरत में बदल जाते हैं। ठीक है, ये यूरिया प्रिल्स जो होती हैं ये फिर ड्राई करके उनको बैगिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है या बल्क स्टोरेज में भेज दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो मतलब कि इसमें इसके बारे में बताना था कि प्रिल्स और ग्रेन्यूल्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और प्रिल्स का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, यानी डायमीटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। 10 मिलीमीटर तक ऑलमोस्ट होता है ग्रेन्यूल्स का साइज़, जबकि प्रिल्स का साइज़ होता है 3 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, डायमीटर इसका। तो इस लिहाज से आपने ये याद रखना है कि प्रिल्स और ग्रेन्यूल्स इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पे प्रिल किया जाता है, इनको ग्रेन्यूल्स नहीं बनाया जाता। ठीक है, बहरहाल फ़ायदा ये होता है प्रिल्स बनाने का कि डस्ट नहीं आती उसके अंदर और उसको स्प्रेड करना फील्ड के अंदर आसान होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी एक साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होती एक जगह पर, हम इवनली उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फ्लो शीट डायग्राम कहलाती है। फ्लो शीट डायग्राम आप जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये बनाना लाजमी होगी और इसकी ग्रेडिंग होती है, इसका कम से कम 1 नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कंप्रेशन यानी प्रेशर अंडर प्रेशर आपने पास करनी है और अमोनिया गैस, ये दोनों आपने कहाँ डालनी है, रिएक्टर के अंदर। रिएक्टर के अंदर कार्बामेट तैयार होगा, कार्बामेट की कंडेंसेशन की जाएगी। ठीक है, और फिर उसकी डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन से वो यूरिया में बदल जाएगा। यूरिया सिंथेसाइज होने के बाद फिर उसको 2 स्टेज एवेपोरेटर के अंदर गुजारा जाएगा कि जिसके अंदर उसके अंदर वाटर जो है वो एवेपोरेट कर दिया जाता है बाय यूजिंग स्टीम हीटिंग के ज़रिए, और उसके बाद उसको प्रिलिंग टार में ले जाते हैं जहाँ वो प्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रिल्ड यूरिया जो है उसको बल्क स्टोरेज या बैगिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ से वो आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार होती है।
अच्छा, इसके बाद हमारे जो अगली तीसरा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आता है दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अब इसके फॉर्मूला में भी आपको 2 नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं, तो इसका भी इसी तरह से आप नाइट्रोजन कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी 33% ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे तैयार करते हैं? अमोनिया और नाइट्रिक एसिड इन दोनों के ज़रिए। ठीक है, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड दोनों को गैसियस स्टेट में लेकर इनका रिएक्शन कराते हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर वाइल HNO3 इज़ एसिडिक इन नेचर। तो इनको जब मिलाएंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है फ़ौरन हो जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास सॉल्ट तैयार होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसको इसमें से वाटर का इवेपोरेट कर लिया जाता है और सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको हीट किया जाता है यहाँ तक कि वो मेल्ट हो जाती है। जब वो मोल्टन फॉर्म में आ जाती है तो फिर उसको भी हम उसी तरह टॉल टावर या प्रिलिंग टावर से नीचे गिराते हैं, स्प्रे करते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें से जो ड्रॉपलेट्स उसके मोल्टन फॉर्म में जो ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आते हैं वो अपवर्ड काउंटर करंट एयर की वजह से ड्राई हो जाते हैं और प्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये टाइनी हार्ड पैलेट्स जो बनती हैं इनको प्रिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके फ़ायदे मैंने आपको बताया था कि प्रिल्स क्यों बनाई जाती हैं, कि ये फ्री ऑफ डस्ट रहें, इजी टू हैंडल हों और इजी टू स्प्रेड हों ऑन द फील्ड। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की परसेंटेज अमोनियम नाइट्रेट में वो लिखी हुई है 33 से लेकर 33.5% नाइट्रोजन अवेलेबल होता है सॉइल के अंदर ड्यू टू अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, ये याद रखना है आपने कि चाहे यूरिया हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे अमोनिया यूज़ कर रहे हैं, सब के अंदर हमें लाइम के साथ यूज़ करना पड़ेगा, यानी वक्फे वक्फे से सॉइल के अंदर लाइम ऐड करनी होती है टू मेंटेन द pH ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये नाइट्रोजन के जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं सब एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अमोनिया के अलावा, सॉरी। अच्छा, उसके बाद इसका यूज़ जो है वो हम हर तरह की फील्ड्स में कर सकते हैं सिवाय पैडी राइस फील्ड्स के। ठीक है, पैडी राइस की जो फील्ड्स होती हैं इसके अंदर जो है माइक्रोबियल एक्शन होता है, बैक्टीरिया जो फ्लडेड फील्ड्स के अंदर जो माइक्रोबियल बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं इस अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करके, और अमोनियम नाइट्रोजन गैस जो है हवा में चली जाती है, तो लिहाजा ये यूज़फुल नहीं रहती हमारे लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये इसका भी यही है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर में इसको स्टोर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अमोनियम नाइट्रेट को, तो इसलिए हम इसको प्रिल्स में ही यूज़ करते हैं और लाइमस्टोन के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।